हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर में कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, ये हमने देख लिया है। और इसके अलावा उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती है, कंज्यूमर की खुद की क्या क्या ड्यूटीज होती है कुछ भी सामान खरीदने से पहले, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि उसके बाद हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कंज्यूमर की हेल्प के लिए, सुरक्षा के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाई गई है। तो ये 3 काउंसिल बनी हुई है। कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी आती है सेंट्रल, जिसको हम पढ़ेंगे पहले, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। उसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। और थर्ड है हमारी, सेकंड पे हमारी स्टेट आती है और थर्ड पे हमारी आएगी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का जो ये काउंसिल थी, ये पहले नहीं थी, पर अमेंडमेंट के बाद में इसको भी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेक्शन 4 के अंदर ये दी गई है। सेक्शन 4 में हमारे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने इसे बहुत ही अच्छे से टुकड़ों में लिख दिया है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसका गठन कैसे होगा। इसका गठन होगा केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इसका गठन किया जाएगा। सेंट्रल की बात चल रही है, तो यहाँ पे अधिसूचना भी कौन जारी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को कौन सबसे पहले अधिसूचना? सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करेगी। तो ये है इसकी गठन के लिए। अब हम आते हैं कि अब इसका गठन हो गया, मान लीजिए। गठन होने के बाद में अब इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में ही उपभोक्ता मामलों का भार साधक मंत्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही, केंद्रीय सरकार में ही जो उपभोक्ता मामलों का भार साधक मंत्री है, वही इस काउंसिल का, इस परिषद का वो अध्यक्ष होगा। गठन, अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्य भी होंगे उसमें। तो अन्य सदस्यों में कौन आएंगे? वही सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी या गैर सरकारी अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी किस चीज के? इसी चीज से रिलेटेड, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो सरकारी और गैर सरकारी अनुभवी व्यक्ति होंगे, वे उस काउंसिल के सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष भी आ गया, सदस्य भी आ गए। अब जब उस काउंसिल की जो बैठक होगी, वो बैठक कब होगी? वो बैठक साल में कम से कम एक बार जरूर होगी। सेक्शन 5 हमें बताता है कि उस काउंसिल की बैठक साल में कम से कम एक बार होनी आवश्यक है। और सेक्शन 5 ये हो गया। अब उसके बाद में होता है वो बैठक कहाँ होगी, किस समय होगी और किस स्थान पे होगी। तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन इस काउंसिल का जो अध्यक्ष है, यानी कि जो भार साधक मंत्री है, वो लेगा कि कहां पर इसकी बैठक होगी और किस स्थान पर होगी और किस समय पर होगी। तो इसका डिसीजन कौन लेगा? अध्यक्ष लेगा, और वो भी अपनी विवेकानुसार, अपनी इच्छा से वो उसका डिसीजन लेगा। तो सेक्शन 4 में हमें ये 3 चीजें दी गई है, यानी कि उसका गठन कब होगा, उसका अध्यक्ष कौन कौन है सेंट्रल कंज्यूमर का, और थर्ड है उसका सदस्य कौन कौन उसमें आएंगे। अध्यक्ष और सदस्य इसमें आ गए, जो कि सेक्शन 4 में बताया गया है। अब हम सेक्शन 5 को बताया। सेक्शन 5 में क्या बताया कि जो बैठक है वो वर्ष में एक बार होनी जरूरी है, और समय, वो जो स्थान है, वो अध्यक्ष अपने विवेकानुसार ही निश्चित करेगा। सेक्शन 6 क्या बताता है
कि इस काउंसिल के उद्देश्य क्या क्या हैं। इस काउंसिल के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो इस काउंसिल के क्या क्या उद्देश्य है कि कोई जीवन या संपत्ति से रिलेटेड अगर उसको नुकसान पहुंचाने की अगर कोई सामग्री है तो उसका उस मामले को उसको देखते हुए उसके हित को संरक्षित करना। अगर कोई संपत्ति को या किसी व्यक्ति के जीवन को, किसी कंज्यूमर के जीवन को नुकसान पहुंचा रही है तो वहां उसको संरक्षकता प्रदान करना। इसके अलावा और क्या क्या है इसके अंदर मैं बता देती हूँ आपको पढ़कर। इसमें और इसकी आ रहे हैं कि उपभोक्ताओं को वस्तु तथा सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक एवं मूल्य के प्रति संरक्षण सुनिश्चित करना तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। थर्ड है आपका प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना, ये भी इसका उद्देश्य है। फोर्थ है आपका उचित फोरम पर उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ताओं को हुए उत्पीड़न से संबंधित अनुतोष दिलाना। तो यहाँ पर हमने इसके 5 पॉइंट देख लिए हैं। सबसे पहला जो जीवन और संपत्ति पर नुकसान पहुंचा रहा है वहां उसको संरक्षण देना, उचित फॉर्म की व्यवस्था करना और इसके अलावा जो भी प्रोटेक्शन देने हैं वो सब प्रोटेक्शन की व्यवस्था करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो यहाँ पर ये उद्देश्य जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताए ये इसके उद्देश्य हैं जो सेक्शन 6 में दिए गए हैं। सेक्शन 6 के अंदर जो उद्देश्य दिए गए हैं सेम वही उद्देश्य जब हम पढ़ेंगे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तो उसके उद्देश्य भी वही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है काउंसिल बनी हुई है उसके उद्देश्य भी वही है। तो यहाँ पर उद्देश्य तीनों के सेम है। अभी हमने इसको सेंट्रल को पढ़ा है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं स्टेट को और स्टेट के बाद में हम इसको देखते हैं डिस्ट्रिक्ट को। चलिए अब हम देखते हैं, हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को देख लिया है, पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेक्शन 4, 5 और 6 ये तीनों थे सेंट्रल से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 जो कि हमें बताएगा, क्या बताएगा, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में हमें सेक्शन 7 बताएगा। तो इसका गठन कैसे होगा, वहां पे गठन कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी क्योंकि वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल थी। यहाँ पर कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस परिषद का गठन करती है। इसका अध्यक्ष कौन होगा, वहां अध्यक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी था, भार साधक मंत्री था। यहाँ राज्य सरकार का इस मामले में जो भार साधक मंत्री है वह यहाँ का अध्यक्ष होगा। उपभोक्ता मामलों का भार साधक मंत्री है वो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का अध्यक्ष होगा। सदस्य कौन होंगे, सदस्य वही होंगे सरकारी एवं गैर सरकारी अनुभवी व्यक्ति इस मामले से, कंज्यूमर से रिलेटेड मामलों से सरकारी व गैर सरकारी जो व्यक्ति हैं वे इसके सदस्य होंगे। पर यहाँ एक टर्म्स और दे दी गई है कि जितने भी सदस्य हो वो क्या है, 10 से कम, 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, 10 से कम ही होने चाहिए, अंडर 10, 10 से कम सदस्य होने चाहिए जो सरकारी एवं गैर सरकारी इस मामले के अनुभवी व्यक्ति, ये है इसके सदस्य। सेंट्रल में बैठक कम से कम साल में एक बार होनी आवश्यक थी, पर यहाँ पर साल में, वर्ष में 2 बैठक होनी जरूरी है। यहाँ वर्ष में 2 बैठक होनी
जरूरी है। बस यही अंतर है, इनका थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। यहाँ वर्ष में बैठक है वो 2 बार हो रही है। समय और स्थान कौन निर्धारित करेगा? वही अध्यक्ष ही निर्धारित करेगा कि किस समय और किस स्थान पर इसकी बैठक होगी। ये था सेक्शन 7। अब सेक्शन 8। सेक्शन 8 में जैसा कि मैंने बताया उद्देश्य दिए गए हैं और उद्देश्य वही हैं जो कि सेंट्रल में थे, यानी कि सेंट्रल के जो जो उद्देश्य दे रखे थे काउंसिल के वही सेम है स्टेट के भी। और वो क्या थे? वो मैंने जैसे बताया था आपको कि उपभोक्ता फॉर्म की गुणवत्ता, इसका ध्यान रखना, जो सामान जो भी उत्पादक है उत्पादक की गुणवत्ता, उसकी विशेषता, इनके बारे में स्पेशल ध्यान रखना। उपभोक्ता फॉर्म के बारे में जो ध्यान रखना है वह इस काउंसिल का काम है। कोई जीवन और संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा वस्तु या कुछ बन रही है तो उससे संरक्षण प्रदान करना भी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो यहाँ पर ये उसके कुछ उद्देश्य दे रखे हैं जो उनको करने होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट के उद्देश्य हैं वे सेम ही हैं, एक जैसे हैं। अब हम इसके आगे जाते हैं और अब हम पढ़ेंगे स्टेट को। स्टेट के बाद में हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 8A में। मैंने आपको जैसे बताया कि ये बाद में ऐड किया गया है। 1993 के जो अमेंडमेंट के बाद में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद को जोड़ा गया है। इससे पहले ऐसी कोई भी काउंसिल नहीं थी, इसलिए इसको 8A सेक्शन 8A के अधीन लेकर आए हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट को। चलिए अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, और वो दे रखा है हमें सेक्शन 8A के अंदर। मैंने बताया जैसे कि ये अमेंडमेंट के बाद में ऐड किया गया है, पहले इस टाइप की कोई भी काउंसिल नहीं थी। तो इसका गठन कैसे होगा? इसका गठन भी राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ही इसका गठन होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काउंसिल होगी उसका गठन भी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके ही किया जाएगा। इस काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा? जिले का कलेक्टर। जिले का कलेक्टर इस काउंसिल का अध्यक्ष होगा। ये लीजिए, मैंने लिख दिया। थर्ड है हमारा सदस्य। कलेक्टर हो गए इस अध्यक्ष। तो अब इस काउंसिल के सदस्य कौन कौन होंगे? सरकारी व गैर सरकारी अनुभवी व्यक्ति। वही व्यक्ति जो सरकारी और गैर सरकारी अनुभवी व्यक्ति है, इस मैटर से, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड वह व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। इस काउंसिल की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है। वर्ष में 2 बार होनी जरूरी है। जैसा कि स्टेट काउंसिल में थी वर्ष में 2 बार, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भी वर्ष में 2 बार बैठक होनी जरूरी है। इसके बाद में आता है आपका के समय व स्थान। समय व स्थान कौन से होंगे? जो अध्यक्ष के विवेकानुसार, जो अध्यक्ष डिसाइड करेगा, यानी कि जिले का कलेक्टर कहेगा वहां पर और उस समय उस स्थान पर ही इसकी काउंसिल की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद में इसके भी उद्देश्य दे रखे हैं और इसके भी वही उद्देश्य हैं जो कि आपके सेंट्रल के थे और डिस्ट्रिक्ट के, सेंट्रल के और स्टेट के जो उद्देश्य थे वही उद्देश्य डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के भी दे रखे हैं। तो हमने सारी काउंसिल यानी कि तीनों काउंसिल को पढ़ लिया है, सेंट्रल को, स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, वो कब परिवाद ला सकता है, कब वो परिवाद ला सकता है और जो उसका जुरिडिक्शन है, यानी कि कितने
पैसों के रिलेटेड या कितने मूल्य से रिलेटेड के मामले कहाँ आएंगे और कितने कहाँ आएंगे, एक ओवरव्यू हम उसका अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता को, कंज्यूमर को कितने कितने तक के मामलों में कहां कहां ज्यूरिडिक्शन दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिला उपभोक्ता मंच पर, जो कि सेक्शन 11 में जिसके बारे में बताया गया है, जिला उपभोक्ता मंच पर कोई भी मामला होगा वो कब तक का होगा, 20 लाख रुपए तक का मामला ही वहां पर लाया जा सकता है। 20 लाख रुपए से नीचे नीचे तक के जितने भी मामले हैं तो वो सबसे पहले जिला उपभोक्ता मंच के अंदर आएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये एक नियम होता है कि सब जो भी मामला होगा वो सबसे निचली अदालत में ही पेश किया जाएगा, बशर्ते उसको वहां का ज्यूरिडिक्शन हो, उसको क्षेत्राधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का अगर कोई मामला है, उससे नीचे का अगर कोई मामला है अंडर 20 लाख, तो वो मामला जिला उपभोक्ता मंच में आएगा। जिला उपभोक्ता मंच के बारे में सेक्शन 11 में हमें बता रखा है। अब 20 लाख से ऊपर के और 1 करोड़ तक के मामले, 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के मामले हैं, वे मामले कहाँ जाएंगे, राज्य आयोग में। वे मामले राज्य आयोग में जाएंगे, जिसके बारे में सेक्शन 17 हमें बताएगा। सेक्शन 17 कह रहा है कि राज्य आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले सारे सुने जाएंगे। अब और आगे बढ़ते हैं, 1 करोड़ से ऊपर के मामले, और अब अनलिमिटेड 1 करोड़ से ऊपर के जितने भी मामले होंगे वे राष्ट्रीय आयोग में सुने जाएंगे। राष्ट्रीय आयोग में, जो कि सेक्शन 21 राष्ट्रीय आयोग के बारे में हमें बताता है, जहां पर 1 करोड़ से ऊपर के सभी मामले सुने जाएंगे। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों बता दिए हैं। अब अगर मान लीजिए इसका कुछ डिसीजन आया है, जिला उपभोक्ता मंच का अगर कोई निर्णय आया है और उस निर्णय से खुश नहीं है, एक पक्ष का खुश नहीं है और वो उसकी अपील करना चाहता है, यानी कि वो अपीलार्थी हो गया, जो अपील करेगा वो अपीलार्थी होगा, तो वो अपील करने वाला व्यक्ति जिला उपभोक्ता मंच की अपील किसमें कर सकता है, राज्य आयोग में, और वो अपील सेक्शन 15 बताएगा। सेक्शन 15 यहाँ पे अपील के बारे में बता रहा है, जो जिला उपभोक्ता मंच से राज्य आयोग को आएगी। यहां से अपीलार्थी यहां आया, अब यहां के डिसीजन से भी अपीलार्थी खुश नहीं है या उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कहां जाएगा, राष्ट्रीय आयोग में। यहां राज्य आयोग की अपील कहां की जाएगी, राष्ट्रीय आयोग में। और सेक्शन 19 इस अपील के बारे में आपको बताएगा। सेक्शन 19 राष्ट्रीय आयोग में जो अपील जाएगी उसके बारे में बताएगा, और राष्ट्रीय आयोग द्वारा जो निर्णय दे दिया जाएगा वो फाइनल निर्णय होगा, वो अंतिम निर्णय हो जाएगा। तो ये है अपील की प्रोसेस। अब एक बात और बताती हूं मैं आपको कि जो भी अपील की जाएगी, जो भी अपील यहां से चाहे यहां आओ और यहां से या यहां आओ, यानी जिला से राज्य पे आओ या राज्य से राष्ट्रीय पर आ जाओ, किसी पर भी आओ, पर जो अपील है वह 30 दिन के अंदर होनी जरूरी है। अपील कितने टाइम में होनी जरूरी है, अपील 30 दिनों के अंदर 30 दिनों में अपील होनी आवश्यक है। पर अगर कोई वैलिड रीजन होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो 30 दिन से अधिक की समय अवधि भी दे सकता है।
पर रीजन वैलिड होना चाहिए। अदरवाइज जो भी अपील की समयावधि है वह 30 दिन ही है। अब अपील से रिलेटेड एक मामला है, रणजीत सिंह वैद वर्सेस एयर फ्रांस नई दिल्ली 1993 का ये मामला है। इस मामले में क्या कहा गया था कि जो अपील की समयावधि है, अपील का जो टाइम है वो कब स्टार्ट होगा, जब अपीलार्थी को उसका पता चल जाएगा। अपीलार्थी को ये पता चल जाएगा कि अब अपील का टाइम आ गया है, अब अपील आपको जो डिसीजन है वो उसको आ गया है, मिल गया है और उसको उसकी सूचना मिल गई है, उस दिन से वह क्या हो जाएगा, उसका समय चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया अपील का टाइम कितना 30 दिन है, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा कि अगर कोई वैलिड रीजन होगा, अगर कोई ऐसा कारण निकल आता है जो वाकई में उचित है, तो वहां पर 30 दिन से अधिक की भी टाइम दिया जा सकता है। तो ये हमने आज देखे काउंसिल्स, तीनों काउंसिल्स जो हमने देखी थी, सेंटर की, स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट की। और उसके बाद में अब हमने देखा है कि ये जो जुरिडिक्शन है, कितना अमाउंट तक का मामला कहाँ जाएगा, उसके बारे में देख लिया। अपील, किसकी अपील कहाँ जाएगी, अपील कौन से सेक्शन में है और कितने टाइम में अपील की जाएगी, ये सब आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ लिया है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।